रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से कौमी असम्बली की रिकमेंडेशन के ऊपर, कौमी असम्बली के इसरार के ऊपर, कौमी असम्बली के अरकान के कहने के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को जो ख़त लिखा गया था, उस ख़त के हवाले से अदालत उज़्मा में क्या डेवलपमेंट हुई हैं, क्या बड़ी कार्रवाई सामने आई है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे आज जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उस पर जो समाअत हुई है, उसमें जो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। और आज की अदालती कार्रवाई में जो इस्तदाएँ की गई, 3 प्रेयर्स की गई मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, लेकिन तीनों प्रेयर्स को, तीनों इस्तदाओं को चीफ जस्टिस की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। आज की अदालती कार्रवाई में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बेंच की क्या हिकमत अमली थी और अदालती कार्रवाई का जो आंखों देखा अहवाल है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। यानी 12:30 बजे इस अदालती कार्रवाई का वक्त रखा गया था। 10 मिनट की ताख़ीर से बेंच आया और अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो अदालत में यह बताया गया कि नून लीग की तरफ से सलाहुद्दीन अहमद जो है वो उनकी जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। वैसे आज सियासी जमातों के वकला भी अदालत में पहुँचे हुए थे। फारूक एच नाइक बताया गया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हो रहे हैं और जाहिद इब्राहिम जो कि साबिक जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके बेटे हैं, उनके बारे में बताया गया कि वो काफ लीग की अदालत में नुमाइंदगी करेंगे। और फिर KTR साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जिन्होंने दरख्वास्त ये कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जिनकी मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पे आई थी, जिसमें वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जो अहलिया थी राफिया साहबा, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो मदनी लॉ है उनके साथ गुफ्तगू कर रही थी। तो आज KTR साहब ने यह कहा कि अदालती इस्लाहात के हवाले से जो कानून हमने चैलेंज किया था वो अब बाकायदा तौर पे कानून बन चुका है। चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, बल्कि तवील रिमार्क्स दिए, बल्कि आज की अदालती कार्रवाई से जो रिमार्क चीफ जस्टिस साहब ने दिए उससे बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे एक कोई प्लानिंग के तहत प्रेमा फिशाई बात कर रहे हैं कि जैसे आज ख़बरें जो है वो चीफ जस्टिस साहब का बनाने का इरादा था, तमाम रिमार्क्स उनके थे और उनकी खबर जो है वो चली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। यहाँ पे एक दोस्त आए हैं, दोस्त को सुन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की अदालती कार्रवाई आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्त ने कहीं जाना भी है। वो जनाज़े स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से बड़ी खबर है, उससे मुतल्लिक हमारे एक दोस्त पूछने के लिए आए थे कि इमरान साहब का आप कौन सी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं, तो वो खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आज की अदालती कार्रवाई में चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए, चीफ साहब ने कहा कि गुज़िश्ता नोइज़ पर हमने जो स्टे ऑर्डर दिया था, जो कानून था उस पर अमल दरामद रोक दिया गया था, वो अबूनी नोयत का था। चीफ साहब ने कहा कि हमारा जो आइन है वो जमहूरियत की भी बात करता है, आज़ाद अदलिया की भी बात करता है, फेडरेशन की भी बात करता है, और ये जो फीचर्स हैं हमारे आइन के, ये इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो है वो साइलेंट फीचर कहा जाता है, सेलिएंट फीचर कहा जाता है। चीफ साहब ने कहा कि ये मुकदमा बड़ा मुनफरिद है। आज़ाद अदलिया जो है वो हमने पिछले ऑर्डर में लिखा था कि आज़ाद अदलिया जो है बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। चीफ साहब ने कहा कि हमारा जो ऑर्डर था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, क्या ये जो आज़ाद अदलिया का जो बुनियादी फ़ीचर है या जो बुनियादी हकूक़ के साथ आज़ाद अदलिया मुंसलिक है, क्या इसको चेंज किया जा सकता है। और फिर चीफ साहब ने कहा कि इस मामले पर संजीदा जो है वो डिबेट जो है वो होनी चाहिए और तवक्को करते हैं कि अदालत में इस मामले के ऊपर संजीदा डिबेट होगी। और फिर चीफ साहब ने आगे भी कहा कि इस मामले के ऊपर जो है वो लार्जर बेंच को बेहतरीन माबत भी वकरा की तरफ से दरकार होगी। आप तमाम जो फ्रीकैन हैं जो आज अदालत में आए थे उनसे कहा गया कि आप अपने तहरीरी जवाबात जो है वो दाखिल कर दें। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि आप कब तक अपना तहरीरी जवाब दाखिल कर देंगे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था मैं तो काफ़ी हद तक अपना जवाब तैयार कर चुका हूँ, 2 दिन मुझे दे दें, मैं अपना तहरीरी जवाब जो है वो फेडरेशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दूँगा। और फिर चीफ साहब ने उनसे कहा कि हमें कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई, ये जो कानून है इसे कैसे पास कराया गया, इसका मकसद क्या था, इसका इंटेंट क्या थी, और मतलब पार्लियामान की क्या इंटेंट थी, उनकी तशवीश क्या थी, तो ये तमाम चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए, क्योंकि हमने कानून की फेट का फैसला करना है, तो ये भी हमें फराहम कर दें। तो जो एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा था वो खबर भी अभी चले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पार्लियामेंट से कोई रिकॉर्ड मंगवाने की बात की है। आप नाज़रीन को याद होगा कि नाज़रीन जो कौमी असम्बली का आखिरी इजलास हुआ था जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी दबंग किस्म का खिताब किया था, उसमें JUI के लोगों ने बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया था, नून लीग के लोगों ने बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया था और ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें एक गैर आइनी काम करने पे मजबूर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह रही है कि हम वो पैसे जारी कर दें, जबकि ये कौमी असम्बली का अख्तियार है। तो इस पैसे को जारी करने के हवाले से, 21 अरब जारी करने के हवाले से हमें अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। अगर से ये डायरेक्शन देती है और हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है, कोई अदालती हुक्मनामा आता है, तो ये तो एक गैर आइनी काम करने के हवाले से हमें कहा जा रहा है।
तो उसके ऊपर कहा गया था कि इस मामले के ऊपर जो स्पीकर साहब हैं वो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को ख़त लिखें। तो वो ख़त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया था। हमारी नाज़रीन इत्तला ये है, ज़रा ये बताते हैं कि उस ख़त के ऊपर रब्ता किया गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली के स्पीकर ऑफिस के साथ, और उनसे कहा गया कि ये जो आपने लेटर हमें भिजवाया है स्पीकर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब का, इस ख़त के हवाले से यानी जो बातें की गई कि हमने कोई गैर आइनी इक़दाम किया है, गैर आइनी कोई अहकामात दिए जा रहे हैं, इस सारी चीज़ को समझने के लिए, इस लेटर को समझने के लिए जो कौमी असम्बली के इजलासों की कार्रवाई है 6 अप्रैल की या 10 अप्रैल की, 6 अप्रैल की कार्रवाई आपको याद होगी कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कि 10 अप्रैल तक आप ये पैसे जारी कर दें। तो फिर 2 दिन के बाद इजलास हुआ था जिसमें 6 अप्रैल को ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसको मुस्तरद कर दिया गया था। इसी तरीके से ये 21 अरब फंड जारी करने के हवाले से 10 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास हुआ था, 17 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल को हुआ था, 27 अप्रैल को हुआ था। उन इजलासों की कार्रवाई मांगी गई और जो फाइनेंस कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें यह मामला वफाकी काबीना के इजलास में फिर कौमी असम्बली में रेफ़र किया गया था, उस वजारत ख़जाना की कामा कमेटी के इजलास की कार्रवाई, उसके मिनट्स और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी तलब किया गया है। लेकिन पहले नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़बानी तौर पर रब्ता किया गया स्पीकर ऑफिस से और उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई, लेकिन बाद में जब वहाँ से कहा गया कि आप रिटर्न भेजें, तहरीरी तौर पे भेजें, फिर ये आपको रिकॉर्ड देंगे, तो फिर तहरीरी तौर पे जब यहाँ से भेजा गया है, यहाँ से कहा गया कि आप ये तमाम रिकॉर्ड इन कौमी असम्बली के सेशंस का, कामिया कमेटी के इजलास का फराम करें, तो ये तहरीरी तौर पे लिख दिया गया, लेकिन ताहाल वहाँ से कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं आया। लेकिन ये जो कानून पास हुआ, इस कानून से मुतल्लिक भी आज अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जो है वो कौमी असम्बली के इजलास का और सेनेट के इजलास का और मुश्तरका इजलास का, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का जो तमाम मुकम्मल रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। आगे चल के चीफ साहब ने कहा कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो एंट्री 55 है वो बड़ी अहम है, उसमें कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और आइन में ये भी बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अख्तियारात हैं उसमें तोसी हो सकती है। तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका चीफ साहब ने कहा कि हमने जायज़ा लेना है। और फिर आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली मरतबा ये जो बुनियादी जुज़ है, जो अदलिया, आज़ाद अदलिया बुनियादी जुज़ है, साइलेंट फीचर जो आइन के हैं, पहली मरतबा प्राइमा फेशाई जज साहब ने कहा कि जो इल्ज़ाम दरखास्तों में लगाया गया है कि पहली मरतबा उसकी खिलाफ वर्जी की गई है आज़ाद अदलिया के बेसिक सेलिएंट फीचर की। चीफ साहब ने जब पूछा, वो आपको पहले बता चुका हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 दिन में अपना जवाब दाखिल कर दूंगा, तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपना जवाब दाखिल कर दें, 8 मई तक जो है इस मुकदमे की समाअत को जो है वो मुलतवी कर देते हैं। और ये जो जवाब नाज़िम मांगा गया है ये तमाम फ्रीकैन से मांगा गया है, सियासी जमातों के वकला से मांगा गया है, अटॉर्नी जनरल से मांगा गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल से मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट बार से मांगा गया है। तो इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हसन रज़ा पाशा साहब पेश हुए। आपको यह मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि कोयटा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि ये जो हुक्म इम्तना, इस मुजवज़ा कानून जो कि वकला का सालों से, दहाइयों से मुतालबा था, उसको पूरा कर दिया गया, तो हुक्म इम्तना वापस लिया जाए। तो उस कन्वेंशन के हवाले से जो वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुई, जो मुतालबा सामने आए, उस हवाले से हसन रज़ा पाशा पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके चेयरमैन हैं, ये पेश हुए। इन्होंने कहा कि हम भी कुछ गुजारिशात अदालत के सामने करना चाहते हैं। अदलिया की आज़ादी के हवाले से हमने अमली जद्दोजहद में हमेशा जो है वकला पाकिस्तान बार काउंसिल पेश रही है, लेकिन हमारी कुछ गुजारिशात हैं। जी साहब ने कहा कि जी फरमाएँ, आपकी क्या गुजारिशात हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि पहली मरतबा जब मैं आपके सामने पेश हुआ था वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, हमने आपके साथ जो पंजाब और KPK के इलेक्शन का मामला था, हमने आपसे कहा था कि आप फुल कोर्ट बना दें, और आपने फुल कोर्ट नहीं बनाया था, आपने हमारी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी थी। अब हम जो कन्वेंशन हुआ उसकी रोशनी में मुझे एक चीज़ बताई गई है, जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के 7 जो सीनियर जज साहबान हैं उस पर मुश्तमिल जो है वो आप बेंच बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी फरीक को एतराज़ नहीं होगा, किसी सियासी जमात को एतराज़ नहीं होगा। हमारे लिए तमाम जज साहबान बड़े काबिल एहतराम हैं। और फिर हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा कि मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ क्योंकि रेफरेंस आ चुके हैं, उन रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर हम एहतराम तो जज साहब का बड़ा करते हैं, उन्हें उस 7 सीनियर मोस्ट जजेस के बेंच में शामिल ना किया जाए। जिस पर चीफ साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए, रिमार्क्स भी आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा कि मज़ार नकवी साहब को शामिल ना करें, उनका बड़ा एहतराम करते हैं, ये बड़ा एहसास मामला है। 2 इदारे हैं जिसमें एक पार्लिमान है, एक सुप्रीम कोर्ट है। अदालत का फैसला अगर आप ये 7 मोस्ट जजेस के ऊपर बेंच बना देंगे, 7 सीनियर मोस्ट जज का बेंच बना देंगे, तो तमाम अदालत के इस फैसलों को मानने के लोग पाबंद होंगे। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 7 सीनियर जजेस की बात की, उन पर बेंच बनाने की बात की, उससे पहले आपने 15 जजेस का बेंच बनाने की बात की। रूल्स के तहत तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का होता है। जिस पर एग्री किया हसन रज़ा पाशा ने कि आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। फिर चीफ साहब ने कहा, बदियाल साहब ने, कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का फैसला है साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से, उसमें यह कह दिया गया है
उसमें ये करार दे दिया गया है, उसमें ये एक कानून बना दिया गया है कि अगर रेफरेंस किसी जज के खिलाफ दायर होता है, जब तक उस रेफरेंस का कोई फैसला नहीं हो जाता, वो जज जो है उसको कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। जज बेंच में बैठेगा, जज केसेस सुनेगा, जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस रेफरेंस के हवाले से अपनी जो सिफारिशात हैं, जो रिकमेंडेशन है, वो सदर साहब को ना भिजवा दें, तब तक जो है किसी जज को उसके काम के हवाले से नहीं रोका जा सकता। और फिर चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि यही जो पैरामीटर्स हैं हमने फॉलो किए। जस्टिस काजी फायसा को उन्होंने नाम नहीं लिया कि एक और जज के खिलाफ रेफरेंस आया था और वह जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ आया था, तो बंदयाल साहब ये कह रहे थे कि जब जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस आया, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि रेफरेंस आया, तो इन्हीं पैरामीटर्स को हमने फॉलो किया। जस्टिस काजी फायसा का रेफरेंस आने के बाद उन्हें काम से नहीं रोका, वो काम करते रहे, लेकिन जो है वो रेफरेंस बाद में जो है जज साहब ने कहा, बंदयाल साहब ने, कि वो रेफरेंस जो बाद में कलअदम करार दे दिया गया। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा हसन रजा पाशा साहब से कि आप कह रहे हैं कि मज़ारी नकवी साहब को इस बेंच में शामिल ना करें, तो जो आप सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल करने की बात करें, एक और जज के खिलाफ भी रेफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तो रेफरेंस आते रहते हैं, तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि सियासी लोग जो हैं वो अदालत में इंसाफ के लिए नहीं बल्कि मन मर्जी के फैसले लेने के लिए आते हैं। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जो जज है उसकी अपनी स्टैंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उसकी ताबेदारी, उस पर जो कंप्लाइंस है वो सबको करना पड़ती है। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि मैं तो एक मैसेज था एक वकला कन्वेंशन का जो कि कोयटा में हुआ था, वो पैगाम, उसकी रेजोल्यूशन आपको पहुँचाने के लिए आया था। मुझे अगर आपको मेरी बात का पैगाम का बुरा लगा है, तो आपने गुस्सा माइंड किया है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, आप बड़ी नफीस शख्सियत भी हैं। और फिर चीफ साहब वो जो हुक्म इम्तना था उसकी वापस लेने की भी बात की गई, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर को मुकदमा सुनना है, फिर इस मामले को भी देख लेंगे। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के वही बात उन्होंने दोबारा दोहराई कि अगर आप नाराज़ हैं तो मैं माजरत कर लेता हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी थी ये पैगाम पहुँचाना, मैंने आपको पैगाम पहुँचा दिया। फिर चीफ साहब ने कहा कि आपको बड़े सब्सटेंटिव जो है वो दलाइल देने चाहिए इस केस के अंदर, आपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा चीफ साहब ने अपना अटॉर्नी जनरल से कि इस केस में जो रिकॉर्ड है कौमी असम्बली का, वो रिकॉर्ड भी आना चाहिए। और फिर चीफ साहब ने भी कहा कि जजेस जो है वो आते जाते रहते हैं, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि बिल्कुल जजेस आते जाते रहते हैं और लोग भी आते जाते रहते हैं, इदारे जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की जो आपने हुक्म इम्तना दिया था, जिसमें लिटिगेशन को, उस कानून को बनने के बाद बहुत रिलीफ मिल सकता है, तो आप हुक्म इम्तना वापस ले लें। इस पर चीफ साहब ने कहा कि यही तो हम आपसे बात कह रहे हैं कि आप हमें पहले इस मामले को समझाए तो सही, यही तो हम बात कर रहे हैं। और फिर चीफ साहब ने से बेंच बनाने के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तदा की कि आप या तो बेंच को बढ़ा दें, या तो फिर चीफ साहब ने बेंच को बड़ा कर दें, लार्ज कर दें, 15 रुकनी बेंच बना दें। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे सामने तो दो बातें हुई कि या तो बेंच बढ़ा दें या जो बेंच को रिड्यूस करके 7 रुकनी कर दें, तो सोचेंगे। बिल्कुल आपकी प्रपोजल आ गई। और फिर चीफ साहब ने कहा कि इस मामले पर जो भी फैसले अदालती मिसालें मौजूद हैं, बल्कि चीफ साहब ने कहा कि आप इस केस के अंदर तैयारी करके आएँ, बेहतरीन मुआवनत फराहम करें, और जो जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो बैरूनी जुरिस्डिक्शंस हैं जो वहाँ पे फैसले गैर मुल्की अदालतों में दिए गए हैं, उनके हवाला जात भी आप दें। तो 25 मई तक जो है इस केस 25 मिनट तक इस अदालती कार्रवाई रही। 8 मई तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया, और जो हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा की गई उसको मुस्तरद कर दिया गया। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई, उसको मुस्तरद कर दिया गया। 7 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की गई, उसको मुस्तरद कर दिया गया। उस 7 रुकनी बेंच में जस्टिस मज़ारी नकवी को शामिल ना करने की इस्तदा की गई, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। तो बज़ाहिर आज की अदालती कार्रवाई जो ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस मता बंदयाल साहब के नाम रही, क्योंकि जो खबरें चलेंगी उसमें ज़्यादातर रिमार्क्स हैं, वकला पेश हुए, वकला ज़्यादा बात नहीं की, जो सियासी जमातों के वकला हैं उन्हें भी बात करने का मौका नहीं मिला। तो ये सारी अदालती कार्रवाई का अहवाल जो आज हमने कमरा अदालत में देखा, आंखों देखा, वो आपके साथ हमने शेयर किया है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो हमने बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर की है कि स्पीकर के खिलाफ गलबन कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इस खबर के हवाले से मज़ीद फॉलोअप भी अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो ख़त आया था पार्लियामान से, कौमी असम्बली से भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का, वो ख़त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे पड़ा है, इसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।